प्रकाश पुंज में आपका स्वागत है। प्रकाश पुंज लेकर आया है एक नया सेशन जिसमें हम कक्षा 10 क्लास 10th NCERT साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अभी जल्द ही मार्च के अंदर ईयरली एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को ज़रूरी समझते हुए हमने क्या किया, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों को क्या किया, 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। तो हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट थे, कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट थे और कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि क्लास 10th साइंस के अंदर 13 चैप्टर्स हैं और उन 13 चैप्टर्स में से 4-4 चैप्टर डिवाइड होते हैं, जिसमें से शुरुआत के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, 4 चैप्टर बायोलॉजी के हैं और 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले केमिस्ट्री को उठा लिया, जिसके अंदर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो उन्हीं क्वेश्चन में से सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, साबुनीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, जिसमें से एक क्वेश्चन ये होता है जिससे कि साबुनीकरण, दूसरा क्वेश्चन है मिसेल, मिसेल भी हो सकता है, इसी का ही भाग है। दूसरा साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक भी इसी टॉपिक का एक भाग है, साबुन और अपमार्जक। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या बनता है, एस्टर निर्माण की प्रक्रिया भी है, एस्टरीकरण किसे कहते हैं या एस्टर निर्माण की प्रक्रिया, और जिसे हमने एक नाम लिख रखा है फिलहाल, साबुन निर्माण की प्रक्रिया। साबुन निर्माण भी होता है, साबुन निर्माण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये साबुन जो है प्राप्त कैसे की जाती है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो साबुनीकरण या फिर साबुन और अपमार्जक, एस्टर निर्माण और साबुन निर्माण, इन सारे क्वेश्चन को हम इस एक क्लास में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये साबुन प्राप्त कैसे की जाती है या साबुन होती क्या है। तो अगर मैं आपसे पहले पूछूं कि दोस्तों साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं देखता हूं कि कमेंट सेक्शन में कौन साबुन का फॉर्मूला मुझे लिख के बताते हैं। देखते हैं जल्दी ही। तो सबसे पहले देखेंगे साबुन होती क्या है। तो साबुन प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, तो वो क्या होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसकी प्रक्रिया ये है कि इसके अंदर एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर मैं एथेनॉल से करवाता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर मैं एथेनॉल से करवा देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। और उस एस्टर की अभिक्रिया अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, साबुन प्राप्त हो जाएगा, प्लस में एथेनॉल भी प्राप्त होता है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ साबुन चाहिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एथेनोइक अम्ल लिखता हूँ। तो CH3COOH की अभिक्रिया में किससे करवा देता हूँ, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से, तो वो है C2H5OH से मैंने करवाई। अब मुझे इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त होगा एस्टर। तो एस्टर क्या होता है कि सर CH3CO, CH2 और यहाँ होगी डबल बॉन्डिंग और CH3, ये मेरे पास क्या हो गया, सब एस्टर प्राप्त हो गया। अब एस्टर CH3COOH5, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख भी सकते हैं। अच्छा, प्लस में जल भी होता है बच्चों, तो H2O। इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या लिखेंगे सिंपल भाषा में, CH3COOC2, एक और दो कार्बन C2H5, मेरे पास ये प्राप्त हो गया। अब ये क्या है, ये सर एस्टर है, CH3COOCH2CH3। अब ये एस्टर है। अब इस एस्टर की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, अब इस एस्टर की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, साबुन प्राप्त होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ CH3COOC2H5 की अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाता हूँ या इसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा C2H5OH, ये तो एथेनॉल हो गया तो हमें नहीं चाहिए, प्लस इसके अलावा मुझे क्या प्राप्त होगा, CH3COONA। अब ये क्या है, ये साबुन प्राप्त हो गई मुझे, ये क्या हो गई, साबुन। तो साबुन प्राप्त करने की सीधी सी प्रोसेस क्या हो गई कि सर हम क्या करेंगे, पहले क्या लेंगे, एथेनोइक अम्ल लेंगे CH3COOH, और इसकी अभिक्रिया मैं एथेनॉल से करवा देता हूँ C2H5OH से। जब मैं इसे करवाता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर क्या होता है कि सर CH3COOC2H5 जो होता है ये क्या है, एस्टर है।
प्लस मुझे जल प्राप्त होता है, मुझे क्या चाहिए था, एस्टर चाहिए। अब प्रोसेस आगे क्या होगी, इसके आगे हम क्या करेंगे, इस एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार से करवा देते हैं। जिससे इससे करवाएंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे एक तो एथेनॉल प्राप्त होगा, प्लस में मुझे क्या प्राप्त हो गई, साबुन प्राप्त हो गई। अब हमें चाहिए क्या था, साबुन चाहिए थी। तो ये तो प्रक्रिया हो गई, एक क्वेश्चन का जवाब हो गया कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं या साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो जवाब ये रहेगा कि एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया करवाकर अगर हम एस्टर प्राप्त करते हैं तो इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एस्टर फॉर्मेशन या फिर एस्टरीकरण कहते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर ठीक है, आपने साबुनीकरण और एस्टरीकरण तो बता दिया, अब सर ये मिसेल क्या होता है, जरा इसके बारे में भी बताइए। तो अब हम चर्चा करेंगे कि मिसेल कैसे कहते हैं। तो इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला लिखा हूँ CH3COONA। अब यहाँ पे दो सिरे हैं, एक तो सिरा ये है, एक सिरा ये है। अब इसमें क्या होगा, एक सिरा तो होगा जलरागी सिरा और एक क्या होगा, जल विरागी सिरा। दोनों लिख देता हूँ मैं। एक तो है बच्चों जल रागी सिरा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और एक है जल विरागी सिरा, जल विरागी सिरा। अब ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। दो सिरे हो गए मेरे पास, एक तो हो गया हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। कैसे समझते हैं, देखो होता क्या है दोस्तों, ये जो पानी है, इस पानी की सतह के अंदर मान लेते हैं ये कोई कपड़ा मैंने डाल रखा है, ये कोई कपड़ा है, और इसके अंदर क्या है, ये इस प्रकार से एक चेन बनती है, और इस कपड़े में ये है एक मेल का टुकड़ा। मेल हो गया, फेट हो गया, वसा होगी, जो हम समझ सकते हैं, लेकिन मेल बेसिकली क्या होता है, फेट ही होता है। अब ये जो सीरा है इसको बोलेंगे हम जल रागी सीरा, जल रागी सीरा, जो क्या करता है, जल से प्रेम करता है या जल से टच में रहता है, पानी के टच में रहता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको मैं यहां ऐसे बना देता हूं, जैसे कि ऐसे। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि साबुन जो होते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, मैं लिख देता हूं लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अब क्या है, इसमें सोडियम और पोटेशियम लवण कौन से हो गए, ये जो सीरा है ये हो गया आयनिक भाग, इसको बोलते हैं आयनिक सीरा। आयनिक सीरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर सोडियम जैसे आयन है, और ये जल रागी सिरा है क्योंकि इसको हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, जो कि जल के टच में रहते हैं। ये जो सीरा है ये जल विरागी सीरा है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ये जो है ये एक लंबी श्रृंखला है, लिखा है ना लंबी श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के ग्रुप हैं जो कि एक लंबी चेन का डेवलप कर रहे हैं। और ये जो लास्ट सीरा है ये आयनिक भाग है जो जलरागी सीरा है। अब ये जैसे ही किसके टच में, मेल यानी कि जो फेट है उस फेट के टच में जाता है, तो जो आयनिक भाग जो होता है वो क्या करता है, इसको खींच लेता है, और जो मेल या फेट जो होता है वो उस कपड़े से हट जाता है। तो ये तो प्रोसेस हो गई इसको मेल के हटाने की। अब ये जो है जल रागी और जल विरागी हो गया, इसी भाग को क्या कहते हैं, मिसेल बोलते हैं। मिसेल को तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रही है ऐसे ऐसे। तो अब ये क्या हो गया, मिसेल हो गया, इसे बोलते हैं दोस्तों मिसेल। अब हमारे कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जैसे कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुनीकरण या एस्टरीकरण। तो साबुन निर्माण की प्रक्रिया या एस्टर निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण या एस्टरीकरण कहते हैं। कैसे हुई, सर एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं तो हमारे
हमें जो है एस्टर प्राप्त होता है। और उस एस्टर की अभिक्रिया अगर मैं किससे करवा दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देता हूं, तो मुझे क्या प्राप्त होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होते हैं, साबुन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, साबुन होते हैं। ये तो हो गई साबुन की बात। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। यानी कि कपड़े से या किसी भी चीज से मेल को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हमने क्या कहा, मिसेल कहा। अब ये आता है कि एक तो हो गया सर आपने साबुन बता दिया, एक आपने लिखवाया था अपमार्जक, एक होता है अपमार्जक। तो अपमार्जक जो होते हैं ये सल्फोनेट लवण होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट लवण होते हैं। यानी कि प्रोसेस यही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, अमोनिया सल्फोनेट लवण होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, वो सल्फोनेट लवण होते हैं। और डिफरेंस ये होता है कि जो साबुन जो होता है वो कठोर जल में काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे लवण घुले हुए होते हैं। यानी कि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर जो कठोर जल जो होता है उसमें साबुन काम क्यों नहीं करती। कठोर जल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा जल जिसके अंदर क्या मिली होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम सोल्ट होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण अगर उस पानी में घुले हुए होते हैं तो वहाँ पर जो साबुन है CH3CWNA ये कार्य नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जल क्यों क्या है, कठोर जल है, वहाँ पे इसकी पार नहीं पड़ती है। तो वहाँ कौन से लवण काम करेंगे, तो वहाँ पर जो है अपमार्जक जो होते हैं वो काम करेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, सल्फोनेट लवण होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों के क्या होते हैं, सल्फोनेट लवण होते हैं, जिससे क्या की जाती है, अपमार्जक की प्रक्रिया होती है। और साबुन से क्या होते हैं, जो सामान्य जो जल होता है उसके अंदर हम कपड़े धोने की प्रोसेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि जो साबुन है वो सामान्य स्तर पे काम करता है, और जो अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल को भी क्या कर देता है, कठोर जल में भी मेल हटाने की प्रक्रिया को कर सकता है। ये सल्फोनेट लवण होते हैं और वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि साबुनीकरण क्या है, एस्टरीकरण क्या है, मिसेल किसे कहते हैं, साबुन और अपमार्जक क्या कहते हैं। धन्यवाद।